Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all doing good and having your online lectures as well. So, beta, we are discussing chapter number 10, that is forms and functions in plants. And up till now, we have discussed the main topics that are nutrients in plants, then special mode of nutrition in plants, and then gaseous exchange through stomata. Okay. Now the next topic and movement of the water through roots as well. And now the next topic which is given in your reduced syllabus, that is the translocation of organic solutes. Like beta, we have discussed about how water moves from roots to the leaves. ठीक है, और उसके लिए जो responsible होता है that is the tact forces, and these tact forces are टू क्रिएट, यानी वाटर जाइलम के थ्रू लीव्स तक जाता है या जो है वो क्राउन तक जाता है रूट से, तो उसमें इन्वॉल्व आपके पास होती हैं टैक्ट फोर्सेस. दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, सो आई हैव नॉट डिस्कस्ड इट, बट आपको इसका एक थोड़ा सा जनरल आइडिया ज़रूर होना चाहिए. देन दैट टी फॉर ट्रांसपायरेशन, ए फॉर एडहेजन, सी फॉर कोलिजन, और आप कह सकते हो कोहेसिव फोर्सेस, एंड टी फॉर टेंशन और प्रेशर. So beta, when these forces combine, they move the water from roots to the leaves. ठीक है, तो वाटर क्योंकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और हमारे पास चाहे यूनिवर्स में और हमारी बॉडी में भी बहुत कंडीशंस में चाहिए होता है, प्लांट्स को भी सेम इसी तरह वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल था तो इसकी मूवमेंट जो है दैट इज़ डन बाय द टैक्ट मैकेनिज्म. ठीक है, उसमें टैक्ट ट्रांसपायरेशन आपको पता है लीव से लॉस ऑफ वाटर को कहते हैं. Adhesion, the force of attachment of the water with the wall of the xylem. Then cohesion, that is the hydrogen bonding between the molecules of water. And finally the tension, that is the water pressure, and I have discussed about the water pressure. So all of these forces together help in the movement of water from the xylem towards the leaves. So beta, now we are discussing about the translocation of organic solutes. So if we are discussing the type organic solute, तो इसमें आप देखें ऑर्गेनिक का मतलब है कि वाटर को यूज़ करना है और हमने उससे कोई ऑर्गेनिक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाना है. सो ऑर्गेनिक सोलूट्स जो हैं ये आपके पास जो होते हैं वो ग्लूकोज है या कोई भी न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ भी जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपकी बॉडी प्लांट्स की बॉडी में प्रेजेंट हैं वो किस तरह से ट्रांसलोकेट होते हैं. ट्रांसलोकेट का मतलब होता है मूवमेंट. सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एज वाटर वॉज मूविंग ड्यू टू द टर्गर प्रेशर और ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वाटर एंड बाय द टैक्ट मैकेनिज्म, सो हाउ द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट टेक प्लेस. ठीक है, तो अब उसमें देखें बच्चे, जहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि वाटर की मूवमेंट रूट से लीव्स की तरफ होती है, तो क्योंकि लीव्स में फूड बनती है या ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, तो इससे जो मूवमेंट है वो आपके रूट्स की तरफ भी होगी और फ्लावर्स की तरफ भी जाएगी. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ द फूड और मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल from the leaves toward the roots or toward the flower parts. ठीक है, so this is called the translocation of organic food. तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? movement of food or organic materials from source to sink. Now what is the source and what are the sinks in the plant? ठीक है, तो बच्चे देखें मूवमेंट तो हो गई, आपके पास लीव्स में फूड बन रही है, वहाँ से अगर ये मूव कर रही है रूट्स की तरफ या फिर मूव कर रही है बर्ड्स की तरफ, तो हम इसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन हो रही है. नो ट्रांसलोकेशन डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ एसिमिलेट एंड द सिंक ऑफ एसिमिलेट. यानी इसमें हमने तीन चीज़ों को डिस्कस करना है कि सोर्स ऑफ एसिमिलेट क्या होता है, देन सिंक ऑफ एसिमिलेट क्या होता है, और फिर उनकी ट्रांसलोकेशन किन चीज़ों की वजह से हो सकती है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट जो आपके पास है सोर्स ऑफ एसिमिलेट. सोर्स ऑफ एसिमिलेट का मतलब है कि एनी एरिया और एनी पार्ट, ठीक है, जिसमें विच हैव
more organic molecules, यानी वो एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसको आप सोर्स ऑफ एसिमिलेट कहते हैं। अब जनरली अगर हम देखें तो हमें ये पता है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स, ठीक है, लेकिन लीव्स के अलावा व्हेन द ऑटम्स अराइव या विंटर्स होते हैं तो उसमें तो लीव्स नहीं होते, तो फिर हमारे पास कौन सा एरिया होगा जहाँ पे फूड जो है वो प्रेजेंट होगी या स्टोर्ड होगी या बन रही होगी और वहाँ से वो दूसरे एरिया की तरफ मूव करेगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली लीव को एज अ सोर्स मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि जब लीव्स नहीं होते तो फिर भी प्लांट के पार्ट्स के पास जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर देयर वाइटल एक्टिविटीज़। लेकिन जर्नली अगर हम देखें तो हम एक एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लीव्स, सो लीव्स कैन बी द सोर्स ऑफ एसिमिलेट। एसिमिलेट आपको पता है एसिमिलेशन का प्रोसेस है यानी स्टोरेज को कहा जाता है। तो जहाँ पे भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टोरेज है, जहाँ पे वो बन रहे हैं या उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज है, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ एसिमिलेट, ठीक है। जनरली ये लीव्स होती हैं बट इट कैन बी द एनी अदर पार्ट एज वेल इफ द लीव्स आर नॉट प्रेजेंट। Then we have the sink of assimilate. Now, sink of assimilate is that area which needs organic molecule. ठीक है, जिनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, ठीक। तो हमारे पास प्लांट में जितने भी ऑलमोस्ट पार्ट होते हैं अदर देन लीव्स, अगर आप उनको देखें तो सबको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। सो द सिंक ऑफ एसिमिलेट यानी जिसकी तरफ सोर्स से मूवमेंट होगी उसको आप कहेंगे सिंक, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि वाटर की मूवमेंट हो रही थी फ्रॉम दिस सोर्स टू दिस, तो इसको आप वाटर मूवमेंट कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर फूड की मूवमेंट फ्रॉम लीव्स टू रूट्स एंड फ्रॉम लीव्स टू फ्लावर हो रही है तो फिर रूट्स और फ्लावर जो हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज द सिंक ऑफ एसिमिलेट while the leaves are considered as the source of assimilate, ठीक है। सो इस केस में अगर बेटा हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे कि इफ लीव्स आर प्रेजेंट देन द सिंक ऑफ एसिमिलेट कैन बी द रूट्स एंड इट कैन बी द बर्ड्स और young leaves as well, ठीक है। और अगेन आपके पास स्टेम भी हो सकता है, ठीक है। सो सोर्स ऑफ एसिमिलेट कैन बी द लीव्स एंड द सिंक ऑफ एसिमिलेट कैन बी द रूट्स, बर्ड्स, यंग लीव्स एंड स्टेम इफ द प्लांट हैव फ्लावर्स एंड कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। देन अगर हाँ जी इसका रिवर्स भी हो सकता है, इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि सोर्स जो है वो सिंक को फूड डिलीवर करता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिलीवर करता है और सोर्स जो है वो आपके पास लीव्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब लीव्स प्रेजेंट हो, अगर लीव्स प्रेजेंट नहीं है तो जो सिंक है वो सोर्स बन सकता है क्योंकि सिंक जो है सपोज रूट्स हैं, तो आपने पढ़ा था रूट्स के अंदर प्लास्टिड्स की टाइप या अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स में प्लास्टिड की टाइप ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होती है जो कि फूड को स्टोर करती है। तो अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद हैं तो हम अब इन रूट्स को विच वर एक्टिंग एज अ सोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लीव्स बट नाउ दे कैन एक्ट एज अ सोर्स एज वेल, ठीक है। सो रूट्स जो हैं वो स्टोर्ड फूड रखते हैं, इसलिए अब आप उनको एज अ सोर्स कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो सोर्स एंड सिंक ये दोनों जो हैं ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। सोर्स जो है वो सिंक में कन्वर्ट हो सकता है और सिंक जो है वो सोर्स में कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर कितनी है, ठीक है। देन हमारे पास है ट्रांसलोकेशन। सो बेटा ट्रांसलोकेशन इज एक्चुअली द मूवमेंट, और इस ट्रांसलोकेशन के लिए हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो दो चीज़ों की हो रही होती है, या तो आपकी मूवमेंट ऑफ वाटर होती है या मूवमेंट ऑफ फूड होती है प्लांट्स में, ठीक है। सो अगर आप मूवमेंट ऑफ वाटर को लें तो ये हमारे पास चल रही होती है टैक्ट मैकेनिज्म से, और इस टैक्ट मैकेनिज्म के थ्रू हमेशा जब भी मूवमेंट ऑफ वाटर होगी तो इट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। अब आप इसको यूनिडायरेक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा हमेशा होगी रूट से
किसकी तरफ? लीव्स की तरफ। और लीव से फाइनली एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो ट्रांसपायर हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, while the movement of the food or any material present inside the phloem is done by pressure flow mechanism, and this pressure flow mechanism can be bidirectional. अब बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब हुआ कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि ये लीव्स से रूट्स के पास और फिर रूट से लीव्स के पास जा सकता है, ठीक है। यानी पहले लीव्स अगर हैं तो हम उनको कंसिडर कर रहे थे सोर्स, ठीक है। सोर्स से ये आ गया सिंक के पास, सिंक से अगर अब लीव्स नहीं है या लीव्स बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, न्यू लीव्स बन रहे हैं, तो हम अब उनको इसको अब क्या कंसिडर करेंगे? सोर्स, और इस वाले को अब कंसिडर करेंगे हम सिंक, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो फूड की मूवमेंट होती है दिस इज बाय डायरेक्शनल, ये सिंक तक जाता है लेकिन सिंक जो है वो दोबारा सोर्स बन सकता है, ठीक है। अब जो मूवमेंट ऑफ वाटर है दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टॉपिक, बट नाउ द मूवमेंट ऑफ द फूड इज डन बाय द फ्लोएम। और अगर आप फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखें, जो कि बी आपके कोर्स में शामिल नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्लोएम के सेल्स या फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं उनमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो बेटा आप ये देखो, ये सेंटर में आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड सीव एलिमेंट्स और सीव ट्यूब्स, ठीक है। ये आपके पास है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का मतलब है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब्स होती हैं जिनसे मूवमेंट ऑफ फूड हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, इनको हम कहते हैं सीव प्लेट। सीव प्लेट्स जो होती हैं वो यूं बनती हैं कि ये अगर आपके पास बहुत सारे फ्लोएम के सीव एलिमेंट्स हैं तो ये जहाँ से कंबाइन हो रहे हैं उनका दूसरे सीव एलिमेंट्स के साथ जो कनेक्शन है उनके दरमियान में सीव आ जाती है। और सीव किसको कहते हैं? छलनी की तरह का, जो स्टेनर की तरह का एरिया होता है या पार्ट होता है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया सीव ट्यूब एंड सीव प्लेट, और ये दोनों इन्वॉल्व हैं ट्रांसलोकेशन में, यानी जो फूड मूव करेगी वो इनके अंदर से मूव करेगी, ठीक है, इस तरह से। और जो इसके साथ आपको सराउंडिंग सेल्स नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक में जो बिल्कुल इसके साथ अटैच हैं, इनको बोला जाता है कंपेनियन सेल्स। सो फ्लोएम में जो मेन पार्ट है जिसने फूड को डिलीवर करना है दैट आर द सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट से सीव एलिमेंट के दरमियान जो कनेक्शन है दैट एक्ट एज अ सीव प्लेट, एंड अलोंग द एडजेसेंट वॉल ऑफ द सीव एलिमेंट्स दे आर द कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स का रोल क्या होता है कि ये इस फ्लोएम के जेनेटिक प्लस बायोकेमिकल फंक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। जो एलिमेंट्स या ट्यूब्स हैं दीज आर जस्ट ट्यूब्स, लेकिन उसको जो फूड चाहिए, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो एटीपी चाहिए, या जो उसके जेनेटिक फंक्शंस हैं दैट आर ऑल डन बाय द कंपेनियन सेल्स। सो बेटा वी कैन से दैट द फ्लोएम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल देम वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर टिश्यू या फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। देन वी हैव फ्लोएम सैक। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो सीव एलिमेंट्स होते हैं इनकी ट्यूब्स जो हैं वो रिजिड्स होती हैं, यूं, ठीक है, हार्ड वॉल्स होती हैं इनकी। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि इनका सेल्स के साथ जो कनेक्शन होता है वो आपने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है कि सेल के साथ जो इसका कनेक्शन है या जो किसी दूसरे सेल के साथ कनेक्शन होगा दैट इज बाय प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो इन दो सेल्स को, यानी एलिमेंट्स को, कंपेनियन सेल्स को या एलिमेंट्स को और सोर्स को अपने साथ, सिंक को सॉरी अपने साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। देन बच्चे हमारे पास आता है फ्लोएम सैप। तो सैप अगर आप ने गौर किया हो तो जहाँ पे भी सैप का वर्ड यूज होता है वो किसी भी सलूट के साथ वाटर की एडिशन को कहा जाता है, ठीक है।
जैसे आप साइटोसोल को सेल सैप कह सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म का जो एरिया है वो सेल का सैप है, क्योंकि उसमें मिनरल्स भी हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, एंड अलोंग विद दैट वाटर भी प्रेजेंट है। सो अगर आप फ्लोएम सैप की बात करेंगे तो फ्लोएम सैप में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, फूड प्लस वाटर। ऑल्दो वाटर कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन वाटर होगा तो वो डिजोल्व होके मूव कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन, कि ये जो मूवमेंट होती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ये कितनी तरह की हो सकती है। सो ट्रांसलोकेशन कैन बी अपवर्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट कैन बी द डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अगर आप अपवर्ड की बात करें तो वो क्या है कि सोर्स जहाँ पे है उससे अपवर्ड के एरियाज हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि स्टेम सोर्स है और ग्रीन स्टेम सोर्स है, तो इससे अगर आपके पास या फिर लीव्स हैं और इनसे आपके पास जो मूवमेंट है वो टूवर्ड्स हो रही है किसकी तरफ, फ्लावर्स की तरफ या एपिकल रीजन की तरफ, शूट एपिक्स की तरफ, ठीक है। तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये अपवर्ड ट्रांसलोकेशन है। लाइक इस डायग्राम में देखें कि अगर ये डायरेक्शन यूं जा रही है यानी अपवर्ड मूवमेंट में जा रही है तो आप इसको बोलोगे अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और अगर ये यहाँ से स्टेम से या लीव से ये डाउनवर्ड जा रही है टुवर्ड्स द रूट, तो फिर आप उसको बोलेंगे रूट्स टू अपवर्ड एरिया, यानी एपिक्स के एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं और एपिक्स पे कोई भी पार्ट प्रेजेंट है तो आप उसको कहेंगे डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सो बेटा हमने यहाँ तक क्या चीज़ डिस्कस की कि आपके पास ट्रांसलोकेशन होती क्या है और क्या चीज़ सोर्स कहलाती है, क्या सिंक होती है। सोर्स और सिंक एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, और इसमें जो मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल है वो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, और फ्लोएम टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर जो है उसमें भी जो मेन पार्ट्स हैं उनको आप कहेंगे सीव एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है इसको आप कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, और ये मैकेनिज्म हमारे पास होता है कौन से प्रोसेस के थ्रू, प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस के थ्रू, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास मूवमेंट हो रही है फूड की फ्रॉम सोर्स टू सिंक, अब इररेलेवेंट के सोर्स आप क्या ले रहे हैं और सिंक क्या ले रहे हैं, लेकिन जब भी मूवमेंट होगी वो होगी फ्रॉम सोर्स टू सिंक और बाई डायरेक्शनल में हो सकती है, ठीक है। सो इस मूवमेंट में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज कॉल्ड द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अब देखिए हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो होती है दैट इज यूनी डायरेक्शनल, या आप ये कह सकते हो कि फ्लोएम जाइलम की जो मूवमेंट होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड, पार्ट्स आर क्राउन, ठीक है। लेकिन अगर आप मूवमेंट ऑफ फूड को देखें तो मूवमेंट ऑफ फूड जो है दिस इज बाई डायरेक्शनल, और अगर आप इसको बाई डायरेक्शनल कहेंगे तो ये मूवमेंट हो रही है फ्लोएम के थ्रू, और ये मूवमेंट हो रही है सोर्स से सिंक की तरफ, और सोर्स से सिंक जो है वो क्योंकि अल्टरनेट हो सकते हैं तो इसलिए हम इसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं। अब प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस, इसका क्या मतलब है। सो बेटा यहाँ पे जो प्रेशर है, देखिए हमने उस दिन डिस्कस किया था कि साई ऑफ W इज इक्वल टू, यानी प्रेशर और पोटेंशियल ऑफ वाटर इज इक्वल टू साई ऑफ S, यानी सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे किस चीज़ को लेना है, क्योंकि हम फूड को मूव करवा रहे हैं, तो फूड को मूव करवाने का मतलब कि हमारे पास सॉल्यूट का प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप नाम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट ज़्यादा है, उसके साथ आपके पास कुछ अमाउंट में उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो सॉल्यूट को मूव करवाने के लिए जो हमारे पास प्रेशर होगा वो एक्चुअली कौन सा प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और इस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में आपके पास कितना वाटर प्रेजेंट है इसको आप बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कैसे क्रिएट होगा और किस तरह से इसकी मूवमेंट होगी, कैसे हो सकती है, तो देखें ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होना है सबसे पहले स्टेप में सक्रोज में,
तो पहले तो हम देखते हैं ग्लूकोज कहाँ पे बनता है। सो बेटा ये आपके पास है मीजोफिल सेल्स और इनमें प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये आपके पास हो गए मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स अगर हैं तो ये प्रेजेंट हैं लीव्स में। ठीक है, तो यहाँ पे इट मीन्स के लाइट पड़ रही है, वाटर यूज हो रहा है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, उसके रिजल्ट में यहाँ बन रहा है ग्लूकोज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुई। अब ये सोर्स में हो रही है। ठीक है, तो हम इसको फिलहाल यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, सोर्स। ठीक है ना, सोर्स के बिल्कुल एडजेसेंट यानी मीजोफिल के साथ बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास प्रेजेंट होंगे कंपेनियन सेल्स। यानी कि इनमें जो कंपेनियन सेल्स हैं जो बंडल शीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम, उनके साथ उनके कंपेनियन सेल्स हैं। तो ये कंपेनियन सेल्स जो हैं इनका क्या रोल है कि ये यहाँ से ग्लूकोज को अपटेक करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही, और इधर ये ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर, सक्रोज में। ठीक है, सो ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, सक्रोज में। और ग्लूकोज कैसे सक्रोज में कन्वर्ट होता है, तो आपको पता है सक्रोज डाइसैकेराइड होता है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो सकता है फ्रुक्टोज में, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों जब कंबाइन होंगे तो आपके पास बनेगा सक्रोज। ठीक है, जिसको आप टेबल शुगर भी कहते हैं। ये क्यों बनता है, सक्रोज का रीजन क्या है बनने का, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों शुगर की नेचर डिफरेंट होती है। तो पहला इसका एडवांटेज ये होता है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ठीक है, एक बात कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों कंबाइन होते हैं तो इनके दरमियान में जो लिंकेज क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो उसकी वजह से इसकी जो एनर्जी होती है वो मोर हो जाएगी। ठीक है, मोर एनर्जी। तीसरी बात ये है कि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन रीजंस हैं कि हम ये कह सकते हैं जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो ट्रांसलोकेट इजीली होता है। तो ये तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं सक्रोज में फॉर द मूवमेंट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक है, देन बेटा हमारे पास सक्रोज बन गया। नाउ लोडिंग ऑफ फ्लोएम है। लोडिंग ऑफ फ्लोएम का ये मतलब है कि फूड जो है यानी सक्रोज जो है दैट विल बी इंटर फ्रॉम मीजोफिल सेल्स इनटू द कंपेनियन सेल्स एंड फ्रॉम द कंपेनियन सेल्स इनटू द सीव एलिमेंट्स। ठीक है, सो सीव एलिमेंट्स के अंदर सक्रोज की मूवमेंट किधर जाएगा, सक्रोज टू दी सीव एलिमेंट्स। तो सीव एलिमेंट्स के अंदर जब सक्रोज की मूवमेंट होगी तो वहां पे क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि फ्लोएम जो है उसकी लोडिंग हो रही है। तो अगर ये आपके पास हैं सक्रोज के मॉलिक्यूल्स जो कि इधर से बन के ट्रांसफर हुए थे, तो ये अब किधर आ गए, इस फ्लोएम के अंदर। और यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद हैं जो कि इधर इसको कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या चीज प्रेजेंट है, सक्रोज। और सक्रोज जब इसमें प्रेजेंट होगा या इसकी तरफ मूव करेगा बाय प्लाज्मोडेस्माटा, तो आप इसको बोलेंगे कि यहाँ पे इसकी लोडिंग हो रही है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सक्रोज। सेकंड आ गया हमारे पास लोडिंग ऑफ फ्लोएम, गिव सक्रोज की मूवमेंट बाय प्लाज्मोडेस्माटा इनटू द फ्लोएम एलिमेंट और सीव एलिमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट अब देखें, जैसे ही यहाँ पे सक्रोज की अमाउंट इंक्रीज होगी तो सॉल्यूट की अमाउंट इंक्रीज होगी, और अगर सॉल्यूट की अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। और हाइपरटोनिक का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे मोर सॉल्यूट होंगे। तो जब मोर सॉल्यूट हैं तो नियर बाय जाइलम्स जो होते हैं वहां से आपके पास वाटर मूव करेगा फ्लोएम की तरफ। सो ऑस्मोसिस क्यों होगी, क्योंकि फ्लोएम जो है बिकम हाइपरटोनिक। फ्लोएम हाइपरटोनिक हो गया। जब फ्लोएम हाइपरटोनिक होगा तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगी फ्रॉम जाइलम इनटू फ्लोएम। और जब इसमें यानी
वाटर के साथ आपके पास सोल्यूट आ जाएगा तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज यानी ये ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, हाइपरटोनिक हो जाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, यानी अगर आप लोडिंग के टाइम पे देखें तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे पास वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो साई ऑफ W है या जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पास सोल्यूट की एडिशन हो रही है और जो मीडियम है वो हमारे पास क्या बन गया, हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि ये प्रेशर क्रिएट हो गया। कौन सा प्रेशर क्रिएट हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मोर सोल्यूट्स। और सोल्यूट्स इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि हमने सक्रोज को मूव करवाना है, ठीक है। देन बच्चे ये यहाँ से मूव करेगा टुवर्ड द सिंक, ठीक है। और सिंक यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ रूट्स को, तो ये दे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो गया। तो फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर द फूड विल मूव टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और क्योंकि ये जाइलम है तो यहाँ से कंटिन्यूसली जो वाटर है वो अपवर्ड मूव कर रहा है और यही वाटर जो था वो यहाँ से इसकी तरफ भी मूव किया था, ठीक है। अच्छा, अब देखें जो फ्लोएम है वो यहाँ तक आपके पास यानी सिंक तक पहुँचने तक वो हाइपरटोनिक है क्योंकि उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो आएगा तो इससे क्या होगा कि जो सोल्यूट्स हैं वो एरिया ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। इधर आके ये जो रूट्स हैं या सिंक हैं वहाँ पे क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज्ड है तो ये जो सोर्स आपके पास था उससे जो सक्रोज मूव किया वो इसकी तरफ आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है ये क्या है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर है यहाँ पे, या सोल्यूट प्रेशर जो है वो यहाँ पे कम है, ठीक है। सो लेस प्रेशर है तो इसलिए ये सक्रोज जो है वो किधर आ जाएगा, इस रूट के अंदर। तो हम इसको इसलिए प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट या सक्रोज हो रही है वो फ्रॉम एरिया ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर हो रही है। एरिया ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब कि जहाँ पे सक्रोज या सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो सोर्स ऑफ एलिमेंट एसिमिलेट था, उससे उसने मूव किया टुवर्ड द सिंक और सिंक में क्योंकि लेस ऑस्मोटिक प्रेशर है तो यानी सोल्यूट्स कम है तो ये इसकी तरफ मूव कर लेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे लोडिंग हो रही थी फ्लोएम की तो सिंक के पास पहुंच के इसकी क्या होगी, अनलोडिंग। और अनलोडिंग जब होती है तो उसमें आपके पास क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी कि ये मूवमेंट होगी फ्रॉम एरिया ऑफ higher osmotic pressure towards lower pressure, ठीक है। तो लोअर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था फ्लोएम एलिमेंट्स के अंदर और वहां से उसने मूव किया आपके लोअर प्रेशर पार्ट की तरफ जो कि क्या है, सिंक है। और सिंक की तरफ जब चीज़ें डिफ्यूज़ होने लगेंगी तो उस डिफ्यूजन का रीज़न क्या होगा कि बाहर जो पार्ट है यानी फ्लोएम है उसमें हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है, हायर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है और जो आपकी रूट्स हैं वो सिंक हैं, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है। इट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज हाइपरटोनिक और ये वाला जो पार्ट है दिस इज हाइपोटोनिक, ठीक है। यानी रूट्स के अंदर जो है वो क्या चीज़ कम है, सोल्यूट्स कम है तो इसलिए वो हाइपोटोनिक है। तो यहाँ से इसकी मूवमेंट हो गई टुवर्ड द सिंक, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको रिवर्स कर दो कि जब लीव्स नहीं होंगे तो फिर क्योंकि अब जो ये हाइपरटोनिक मीडियम है ये कन्वर्ट हो गया हाइपरटोनिक में। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से इसमें क्या चीज़ ऐड हो गई, सक्रोज। और सक्रोज यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है दो पार्ट्स में, या तो वो कन्वर्ट हो जाए सेलुलोज में या वो कन्वर्ट हो जाए स्टार्च में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लांट्स को नीडेड होते हैं।
तो इनमें से वो जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसके पास ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट्स या ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, और अगर लीव्स नहीं हैं तो ये फिर डाइजेस्ट होंगे और इनके बाद जो है वो दोबारा अपवर्ड पार्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अब ये हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा फ्लोएम के अंदर, और सोल्यूट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। जब सोल्यूट डिक्रीज होंगे तो मूवमेंट ऑफ वाटर इंक्रीज होगी, क्योंकि अब आपके पास साया ऑफ वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, मोर, ठीक है। तो वाटर जो फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट था, जो पहले सोल्यूट की वजह से एब्जॉर्ब हुआ था, अब वो रिलीज होके किधर चला जाएगा, फ्लोएम से जाइलम की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस ये लास्ट एक चीज रह गई कि इधर से जब फूड इधर जा रही है तो ये जो वाटर की मूवमेंट हो रही थी जो इसके साथ इधर आई थी, वो वाटर अब दोबारा जो है जाइलम की तरफ मूव कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन मूवमेंट उसकी है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के थ्रू, और अब इसको मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। मास की टर्म इसलिए यूज हो रही है क्योंकि सक्रोज की अमाउंट ज्यादा होगी और वो सक्रोज विद प्रेशर मूव करेगा, एंड दैट प्रेशर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक मूवमेंट जो है, दिस इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, जिसके क्या स्टेप मेन हो गए कि फर्स्ट जो ग्लूकोज फॉर्मेशन है मीजोफिल सेल में, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्रोज, and sucrose will be delivered into the phloem which have the less concentration of sucrose. Then sucrose जैसे यहाँ पे अब increase होने लगेगा तो ये hypertonic हो जाएगा, और अगर ये hypertonic होगा यानी इसमें more solutes होंगे, और इसकी वजह से नियर बाय जाइलम से वाटर डिफ्यूज होके इसमें मूव करेगा फ्लोएम में, और इधर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जिसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। amount of osmotic pressure is increased here, so this pressure is make the phloem tube enable to deliver the food to the sink, ठीक है। अब सिंक के पास जब वो पहुंचेगा तो क्योंकि सिंक में सोल्यूट की अमाउंट कम है इसीलिए हम उसको सिंक कह रहे हैं, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कम हैं तो सिंक कह रहे हैं, तो ये यहाँ पे आके इसको इधर अनलोड कर देगा। So loading of phloem requires the more solute, and unloading of the phloem requires the movement from more solute toward the area of less solute. So ये तो इधर solutes आ गए और जो बाकी आपके पास water रहेगा वो वापस diffuse होके phloem wall में चला जाएगा. So that was about the translocation of organic solute. Have a nice day. Allah Hafiz.